कबीर ने अब अपनी आंखें खोली। वह हैरान सा अपनी जगह खड़ा रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। क्या यह वाकई में सच है या बस एक धोखा। वह अभी कुछ तय कर भी नहीं पाया था कि तारा बाहर निकल कर आई और उसके पास खड़ी हो गई। कबीर ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। तारा, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। कबीर उसकी आवाज़ सुन से होश में आया और तारा की तरफ देखा। तारा, मैंने कहा कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना, सबके साथ बैठते हैं। कल देव भी चला जाएगा, फिर तुम उसे मिस करोगे। तारा बस बोलते ही चली जा रही थी। कबीर चुपचाप उसे देखे जा रहा था। तारा ने जब उसे शांत देखा तो बोली, क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हो गई? कबीर ने अब खुद को संभाला, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। चलो अंदर चल कर बैठते हैं। दोनों वापस जाकर टेबल पर बैठ गए। मंजीत, आंटी कैसी हैं? कबीर, अच्छी हैं। देव, और रोहन का क्या हाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? कबीर, लास्ट सेमेस्टर है बीटेक का, दिसंबर में एग्जाम है, फिर जॉब। मौली, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बस एक ही कमी रह गई है तुम्हारी लाइफ में कबीर। मंजीत, वह क्या है भाभी जी? मौली, शादी, और क्या। देखो, मंजीत तो पहले से ही सेटल है, देव और मैं भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अकेले पड़ जाओगे ना। कि इन दोनों के पास तो पार्टनर होगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। कबीर अब गंभीर होकर चुप बैठ गया। जब देव ने उसे खामोश देखा तो मुस्कुरा दिया। यह बात गलत की है मौली तुमने। मेरे होते हुए मेरा दोस्त कभी अकेला नहीं पड़ सकता। और पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर हम दोनों दोस्तों के बीच में आई या कभी बाद में कबीर को हमारे रास्ते से हटाना चाहा तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सब हंस पड़े। कबीर, सॉरी, पर मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। यह सुनते ही सब हैरानी से उसे देखने लगे। कबीर, दरअसल रात को लेट सोए थे ना, तो थकान हो रही है और नींद भी आ रही है मुझे। देव ने अपना फ़ोन देखा, 10 बज रहे हैं, चलो सभी वापस चलते हैं। कबीर, नहीं देव, तुम लोग बैठो, मैं चला जाऊंगा। देव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी जल्दी निकलना है सुबह, फिर रात तक ही पहुंच पाऊंगा। तुम लोगों से पता नहीं अब कब मिलना हो पाएगा। सभी लोग अब उदास हो गए। तारा बात को संभालते हुए बोली, ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार देव ने छुट्टी ली थी, अगली बार कबीर देव के पास पहुंच जाएगा और फिर मंजीत। वैसे भी मौली का इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो देव के साथ तो मौली ही काफ़ी है। मंजीत, हाँ भाई, फिर देव को भला किसी और की ज़रूरत क्यों होगी। कबीर उठा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम लोग आओ। कहते हुए वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी निकाली, तभी पीछे पीछे बाकी दोस्त भी वहाँ आ गए। सभी लोग गाड़ी में बैठे आपस में गपशप करने लगे, पर कबीर शांति से गाड़ी चला रहा था। वह उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। देव, अच्छा कबीर, मैं तो बताना ही भूल गया, 1 महीने बाद अपनी शिखा की सगाई है। मुझे तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तू और मंजीत बराबर वहाँ जाते रहना। अगर वो नाराज हो गई ना तो उसे मनाना भारी पड़ जाएगा। कह रही थी कि दोनों भाई अगर उसकी शादी में नहीं आए तो वह कभी भी बात नहीं करेगी। मंजीत, अरे कैसे नहीं आएंगे, तू नहीं बुलाएगा तो भी आएंगे। क्यों कबीरे? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो अब तक खुद से ही अंदर जूझ रहा था कि करे तो करे क्या। पीछे की सीट पर बैठे देव ने उसे हिलाया, अबे दिमाग कहाँ है तेरा? कहीं गाड़ी चलाते चलाते सो तो नहीं गया? कबीर हड़बड़ा कर, क्या? हाँ हाँ, नहीं, मैं सो नहीं रहा था, वो तो बस। मंजीत बोला, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा, मेरी जगह आकर बैठ, मैं तेरी जगह गाड़ी चलाता हूँ। देव, हाँ मंजीत सही कह रहा है, तू आराम कर थोड़ा। मौली और तारा कबीर को ही देख रही थी। ये कल तक तो यह बिल्कुल ठीक था, फिर ऐसे कैसे? कबीर ने गाड़ी साइड में रोकी और मंजीत कबीर ने अपनी सीट बदली। कबीर आंखें बंद कर चुपचाप अपनी सीट पर पीछे की तरफ होकर लेट गया। वह प्यार में था और अब तक उसे खबर ही नहीं थी। क्या यह सच में प्यार था? एकदम से अब सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? नहीं, मैं कोई जल्दबाजी या गलती तो नहीं कर रहा ये सब समझने में। वह ऐसे कैसे कर सकता है? इस तरह के कई सवाल कबीर के दिमाग में घूम रहे थे। कुछ देर बाद सब पीछे पहुंचे और गाड़ी से उतरे। मौली अब थोड़ा उदास हो गई। देव, क्या हुआ? मौली, कल से फिर तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं कब मिलेंगे दोबारा। फोन पर भी तो रोज बात नहीं हो पाती। देव, बात तो सही कह रही हो, लेकिन तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारे पास तो ये सब है, मैं तो वहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मंजीत, अरे खुशी के मौके पर दुख मत हो। अच्छा देव, तू गिफ्ट तो दे भाभी जी को। देव ने एक बॉक्स अपने ब्लेजर से निकाला। मौली, मैं यह गिफ्ट यहाँ नहीं लूँगी, कमरे में लूँगी। ऊपर चलो सब, थोड़ी देर और बैठते हैं प्लीज़। देव, मैं रुक जाता पर कबीर। कबीर, नहीं देव, इट्स ओके, अगर तुम दोनों का मन है तो रुक जाओ, मैं कैंट के लिए निकलता हूँ। मंजीत, मैं भी चलता हूँ देव, तू एक काम कर, आज रात यहीं रुक जा, सुबह टाइम से आ जाना, भाभी जी से पेट भर के बातें कर ले। तारा, आइडिया बुरा नहीं है। देव कबीर की ओर देखा। कबीर मुस्कुराकर, जैसा तुझे अच्छा लगे।
देव, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाऊँगा तेरे पास। तू भी तो नहीं मिलेगा मुझे फिर। कबीर, ठीक है, ऐसा ही कर ले। मंजीत और कबीर गाड़ी की तरफ। देव, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाऊँगा तेरे पास। तू भी तो नहीं मिलेगा मुझे फिर। कबीर, ठीक है, ऐसा ही कर ले। मंजीत और कबीर गाड़ी की तरफ बढ़े कि मंजीत को कुछ याद आया। वह वापस मुड़ा। अरे देव, गिफ्ट तो दिखा भाभी जी को, हम भी तो देखें। देव ने बॉक्स खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। तारा, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। मौली मुस्कुराकर, हाँ, पर देव से ज़्यादा नहीं। देव ने वह ब्रेसलेट निकाल कर उसे पहना दिया। कबीर दूर से ही यह सब देख रहा था। देव ने कबीर की ओर देखा और इशारे से पूछा कि ब्रेसलेट कैसा है। कबीर ने मुस्कुराकर अच्छा होने का इशारा कर दिया। मंजीत, चलो भाई, चलते हैं अब। मंजीत और कबीर वापस चले गए और देव तारा मौली के साथ ऊपर कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद तारा सो गई और देव मौली आपस में बातें करने लगे। उधर मंजीत और कबीर कैंट पहुंचे। मंजीत, चल तू जाकर कमरे में सो जा, सुबह मिलते हैं। कबीर, ठीक है। मंजीत अपने कमरे में चला गया। कबीर चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया था। लगभग आधे घंटे बाद वह उठा और मंजीत के कमरे के बाहर आया। उसने खिड़की से देखा कि वह सो चुका है। वह अब धीमे धीमे कदमों से वापस अपने कमरे में आया और उसे बंद कर वहीं जमीन पर बैठ गया। इतनी देर तक वह चुपचाप अपने जिस दर्द को छिपाकर बैठा था, वह अब आंसुओं के सहारे निकलने लगा। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। गुस्सा आ रहा था कि इतना बड़ा गुनाह आखिर वह कैसे कर सकता है। कैसे कर बैठा वह मौली से प्यार, उस लड़की से जो उसके दोस्त की जिंदगी है। क्या यह सच में प्यार है? क्या उसे मौली से प्यार हो गया था? ऐसा दिमाग उसके ख्याल में आया भी कैसे? अपने भाई के प्यार पर नजर डाली उसने, लेकिन उसे तो खुद भी पता नहीं चला कि कब। छी, कितना घटिया इंसान है वह। जिस दोस्त ने उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। जब देव को उसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? कभी किसी और पर भरोसा कर भी पाएगा या नहीं? और तारा, तारा जो आज तक उससे मोहब्बत करती है, उससे नफरत करने लगेगी। उसने हर बार तारा का प्यार ठुकरा दिया। अब जब तारा को पता चलेगा कि वह तारा की बेस्ट फ्रेंड से और अपने भाई की गर्लफ्रेंड को दिल दे बैठा है, तो कैसा लगेगा उसे? गिल्टी की वजह से वह आज उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था, उसका सामना नहीं कर पा रहा था, तो आगे कैसे करेगा? देव से कैसे मिलेगा? कबीर बस चुपचाप रोए जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन माँ, रोहन, उनका क्या होगा? क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? मैं हमेशा जिस झूठ से नफरत करता रहा, अब कैसे झूठ बोलूँ अपने भाई से? कबीर यूं ही घंटों तक बेजान से बैठा रहा। कभी फूट फूट कर रोता तो कभी गुमसुम बैठ जाता। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर उसे कचौट रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा जो 4:30 बजा रही थी। उसे अब होश आया कि देव कभी भी आ सकता है। अगर देव ने उसे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा? वह समझ जाएगा कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर वह उससे बात निकलवाने की कोशिश भी करेगा। उसे इस बारे में जरा भी भनक लगी तो वह मौली को छोड़ देगा। नहीं, वह ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कभी सोचने लगा, नहीं, मैं उसकी खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। मैं मौली से दूर रहूँगा। सोचता हुआ वह अब उठ खड़ा हुआ और भागकर वॉशरूम में बार बार अपने चेहरे को पानी से धोने लगा। सामने लगे शीशे में उसने खुद को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। वह अब खुद पर गुस्सा करने लगा और वहाँ रखे सारे सामान को इधर उधर फेंक दिया। वह कमरे में आया। क्या करूँ? देव कभी भी आता होगा। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कबीर की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। वह घबराता हुआ दरवाजे की ओर देखने लगा कि अगले ही पल देव की आवाज़ उसके कान में पड़ी। कबीर, दरवाज़ा खोल। बंद क्यों किया तूने दरवाज़ा? कबीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसी दिमाग ने जिसकी मदद से कबीर ने कई बार अपनों की मदद की थी, आज वही दिमाग बंद पड़ चुका था। शायद उसकी गलती की वजह से आज उसका दिमाग भी उसके साथ नहीं दे रहा था। देव दोबारा बोला, भाई सो रहा है क्या? खोल दरवाज़ा। कबीर ने फटाफट से अपने चेहरे को पोंछा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, देव जल्दी से कबीर की ओर देखे बिना ही अंदर आ गया। इतना टाइम लगाते हैं क्या दरवाज़ा खोलने में? कब से चिल्ला रहा था तुझे? और तूने दरवाज़ा लॉक क्यों किया? कहते हुए वह बिस्तर पर बैठ गया। देव, वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आना। कबीर अब देव की तरफ मुड़ा, उसके सामने जा बैठा। देव की नज़र कबीर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ कबीर? तेरी ऐसी कैसे हालत है? तेरी आंखें तो कितनी लाल हैं। तू सोया नहीं रात को? लेकिन क्यों? तुझे तो नींद आ रही थी ना? देव ने कबीर का चेहरा अपनी ओर किया। तू रो रहा था? क्यों? क्या बात है? बता मुझे। घर पर सब ठीक है ना? कबीर को चुप देख देव झल्ला कर बोला, कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है? बोलना भाई। कबीर रोते हुए उसके गले लग गया। उसे ऐसे देख देव घबरा गया। तू रो क्यों रहा है? कबीर चुपचाप रोए जा रहा था, जैसे अपने मन के बोझ को हल्का कर रहा हो।
देव अब सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तू इसलिए रो रहा है कि मैं जा रहा हूँ? इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? मैं आऊँगा ना वापस, पर पहले तू आएगा इस बार। कबीर ने खुद को संभाला और आंसू पहुँचकर उसे देखने लगा। देव, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो तुझे रात को ही पूछा था कि वहाँ रुकूं या तेरे साथ चलूं, पर तू इतना पागल है कि वहाँ तो हाँ कर दी और यहाँ आकर बच्चों की तरह रो रहा था। थैंक्स भाई, तेरी वजह से मौली मिल गई मुझे। तू नहीं होता तो मैं कैसे मनाता, पहले मौली को और फिर अंकल आंटी को। चल अब तो उदास मत हो, वरना मैं रो दूंगा और तुझे मुझे चुप कराना होगा। इसी रोने धोने और रूठने मनाने में ही सारा वक्त निकल जाएगा। कबीर अब मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह देव को उस पर शक नहीं करने देना चाहता था। दोनों बिस्तर पर लेट गए और बातें करने लगे। सुबह जब देव, कबीर और मंजी से मिलकर गाड़ी में बैठने को हुआ तो वह वापस मुड़ा और कबीर को एकटक देखने लगा। वह वापस आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तू आएगा ना मेरे पास? कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। कबीर नम आंखों से बस इतना ही बोल पाया, मैं ज़रूर आऊँगा। तेरे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? देव मुस्कुराकर, जल्दी आना। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मंजीत हंसते हुए, घबरा नहीं, जब अक्सर हम अपनों से दूर जाते हैं ना तो ऐसा होता है। देव, शायद तू सही कह रहा है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपने भाई को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। कबीर की दोबारा ऐसी तबीयत खराब ना हो। और कबीर, मैं तुझे मौली को सौंप कर जा रहा हूँ, तो उसका ख्याल रखना। मैं बराबर खबर लेता रहूँगा दोनों से। अगर एक ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगा और फिर कभी बात नहीं करूँगा। तीनों दोस्त मुस्कुरा दिए। देव एक बार फिर दोनों दोस्तों के गले मिला और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से कबीर बड़ा शांत शांत सा रहने लगा। मौली के फ़ोन आते तो कई बार वह उठाता नहीं और कई बार बिजी हूँ कहकर फ़ोन जल्दी रख देता। तारा के लिए भी उसका यही हाल था। वह बस कैसे भी करके मौली को खुद से दूर कर देना चाहता था। उसने खुद को एक दायरे तक ही सीमित कर रखा था। मंजीत भी 3 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। कबीर को बहुत अकेलापन महसूस होता। इधर मौली तारा परेशान थी कि आखिर ऐसे हुआ क्या है। आजकल कबीर उनसे इतना कटा हुआ सा क्यों है? दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मौली तारा परेशान थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। आजकल कबीर उनसे कटा हुआ सा क्यों है? दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौली ने देव को यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि देव परेशान हो। कुछ दिनों में बैंक एग्जाम का रिजल्ट आया। तारा, मौली दोनों ही पास हो गई थी। मौली ने कई बार कबीर को बुलाया भी, पर वह बस 1-2 बार ही उनके पास गया और जल्दी ही लौट आया। कबीर अब धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटता रहा। वह बस इतना चाहता था कि देव और मौली की शादी हो जाए। मंजीत, तारा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और कैसे भी करके यह मौली उसके दिल से निकल जाए, क्योंकि वह इस गुनाह के साथ और नहीं जी सकता था। कैसा प्यार था ये कबीर का, जो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द लाया था। तकरीबन 12 दिन गुजर गए। एक दिन कबीर किसी काम से मार्केट निकला। वहाँ काम खत्म कर वह जैसे ही बाइक पर बैठ उसे स्टार्ट करने को हुआ कि सामने से किसी ने अचानक से आकर उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। कबीर ने जब सामने देखा तो वहाँ खड़ी तारा नजर आई।